अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलेट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर करना है कवर वो है 9th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर एमसीक्यूज़। मैं ये वाला लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को आंसर्स तो मिल जाते हैं एमसीक्यूज़ के, लेकिन एमसीक्यूज़ में कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, लेकिन बच्चे उनको सॉल्व नहीं करते, सिर्फ रट्टा लगा लेते हैं। और फिर जब कोई भी उनको उससे हट के थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उनको समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड करने लगी हूँ ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ना कि ये कि वो एमसीक्यूज़ को रट्टा लगा लें बस। ठीक है, तो क्रैमिंग के कॉन्सेप्ट को ही हमने ख़त्म करना है। इस वजह से आज का लेक्चर जो है वो हम एमसीक्यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर में उनको पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन सा आंसर क्यों है और जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है। हम सिर्फ उस आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे जो आंसर टिक है, जो फॉल्स है हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो फॉल्स क्यों है। तो पहला एमसीक्यूज़ देखें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग किन चीज़ों की कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, लेकिन वो किस स्केल पे करते हैं ये पूछा जा रहा है। बात हो रही है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इन द लेबॉर्ट्री, अच्छा अब देखिए, इंडस्ट्री जो है वो तो एक बड़ा एरिया होता है, बड़ा एरिया कवर करता है। वहाँ पे बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ की, छोटे स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर होता है ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल जो होता है वो होता है कि बड़े पैमाने पे किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को हम कहते हैं कि कमर्शियल स्केल पे इस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। इन द लेबॉर्ट्री में तो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होती है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। लेबॉर्ट्री में जो है वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है कि टेस्ट किया जाए कि आया इस चीज़ की प्रोडक्शन ठीक हुई है या नहीं हुई है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए हम लेबॉर्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। माइक्रो स्केल भी छोटे लेवल पे प्रोडक्शन होती है। इकोनॉमिक स्केल जो है वो माशी स्केल पे प्रोडक्शन, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा जो है वो फिजिकल मीन्स से सेपरेट हो सकता है। फिजिकल मीन्स हमने बड़े सारे पढ़े थे अपने अपने लेक्चर में। हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसमें बड़े सारे फिजिकल मीन्स पढ़े थे, जहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। फिजिकल मीन्स कौन कौन से, सब्लिमेशन हमने पढ़ा, इसके अंदर डिस्टिलेशन पढ़ा हमने, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, और इस तरह से और भी हमने इसमें फिजिकल मीन्स पढ़े थे। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें क्या है, मिक्सचर। क्या हम मिक्सचर को फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं? जी हाँ, मिक्सचर को फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली कंबाइन भी फिजिकली करते हैं। मिक्सचर्स फिजिकली कंबाइन करते हैं, इसलिए हम इनको फिजिकल मीन्स से सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कौन सी पढ़ी थी कि जैसे कि सिंपली अगर हम पानी के अंदर रेत शामिल कर देते हैं तो हम रेत को पानी से आराम से अलग कर सकते हैं फिजिकल मीन के थ्रू। तो ये जो है ये क्या था, ये मिक्सचर एक बना था, क्योंकि इसमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं हुआ था, सिर्फ फिजिकल कम्बिनेशन हुआ था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है वो केमिकली कंबाइन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बन जाए। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पे अब आपको दिखाई देगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके तो H2O बन जाए। मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, सिर्फ आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाए। तो ये क्या है, ये फिजिकल मीन्स के थ्रू नहीं बल्कि केमिकल मीन्स के थ्रू कंबाइन किए। इनमें केमिकल चेंज आया, पहले ये दोनों गैसेस थे, अब ये लिक्विड बन गया, तो केमिकल चेंज आया है। तो इसलिए इनको हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते। जिसमें फिजिकल चेंज है उसको फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें केमिकल चेंज है उसको केमिकल मीन्स से ही सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकल मीन्स से नहीं। नेक्स्ट देखें जी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स जो है वो जब एक जैसे एटम्स कंबाइन करते हैं। अब जब एक जैसे एटम्स कंबाइन करते हैं ना, तो उनको भी मजीद हम फिजिकल मीन्स के थ्रू नहीं तोड़ सकते। ठीक है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है या ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ये एक जैसे एटम मिले हुए ना, ये भी एक एलिमेंट है, इसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं क्योंकि एक जैसे एटम जुड़े हुए हैं। तो जब एक जैसे एटम जुड़ते हैं तो एलिमेंट बनता है, उनको भी फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता। रेडिकल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं
क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, रेडिकल क्या होता है कि उसके ऊपर सिर्फ एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1, 3, 5, 7। तो असल में तो ये देखें, एक हम इसको एक एटम ले सकते हैं, सिर्फ उस एक एटम पे क्या है कि ए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एटम को तो हम मजीद डिवाइड नहीं करते ना फिजिकल मीन्स के थ्रू, वो तो फिजिकल मीन्स के थ्रू डिवाइड नहीं हो सकता कि हम उसको सब्लिमेशन के जरिए डिवाइड कर लें या हम उसको डिस्टिलेशन के जरिए डिवाइड कर लें, क्रिस्टलाइजेशन के जरिए नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रेडिकल्स हैं वो भी हम फिजिकल मीन्स के थ्रू उनको भी सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। ओशन में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है। अब हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 में इस तरह से एक टेबल था, उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखें ओशन में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जा रहा है, ऑक्सीजन। कितने परसेंट है, 86%। पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पे क्लोरीन था। उन्होंने पहले नंबर वाला पूछे, ऑक्सीजन 86%। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब किस में पूछ लिया, आप अर्थ क्रस्ट में पूछ लिया। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंस सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है, नीचे ऑप्शंस दे दिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या आयरन। तो आप इधर देखें, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, पहले नंबर पे ऑक्सीजन 47%। ठीक हो गया, बाकी कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। द थर्ड एबंडेंट गैस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज। अब देखिए उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली एबंडेंट गैस। आप जरा अपना टेबल देखिए, हमने तो अपने बुक के डाटा के अकॉर्डिंग चलना है, एक्स्ट्रा डाटा तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पेपर में भी सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग ही आना, कोई एक्स्ट्रा डाटा नहीं आना। उन्होंने कहा है कि अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली थर्ड एबंडेंट गैस, ये देखें अर्थ क्रस्ट में हमने ऑक्सीजन पढ़ा, सिलिकॉन पढ़ा और एल्यूमिनियम पढ़ा। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही गैस पढ़ी है, ऑक्सीजन गैस। वहाँ पे वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि थर्ड एबंडेंट गैस अर्थ क्रस्ट में, और आंसर है जी आर्गॉन। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अर्थ क्रस्ट की जगह पे एटमॉस्फेयर आना था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर आए तो फिर देखिए थर्ड एबंडेंट गैस बनती है आर्गॉन 0.9%। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। तो ये तो हमने ऐसे बिल्कुल रिलेशनशिप पढ़ा था, जब रिलेटिव एटॉमिक मास किया था ना, तो वहाँ पे हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ऐसे लिखा हुआ पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि ये तो एक फिक्स कांस्टेंट है जो कि फाइंड किया गया है बाकायदा कैलकुलेशंस करके साइंटिस्ट ने। तो फिर इसको फाइंड किया कि एक AMU जो है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखें, 7th, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या कीवर्ड है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर 3 एटम्स मौजूद हों, उसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा एक्सेप्ट, किसके अलावा बाकी सारे ट्राई एटॉमिक है। अब देखें ज़रा H2 हाइड्रोजन, देखें इसमें कितने एटम्स हैं, इस तरह से ये बना हुआ है, तो इसमें तो 1 और 2, इसमें तो 2 एटम्स हुए, तो 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे देखें H2O में कितने, इस तरह से होता है H2O, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 1, 2 और 3। H2O में भी 3 है। यहाँ पे देखें ओजोन O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन, तो ये ट्राई एटॉमिक है। H2O भी ट्राई एटॉमिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन कितने एटम्स हो गए, 3 एटम हो गए, तो ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में था ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, किसके अलावा बाकी सारे ट्राई एटॉमिक हैं, तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे ट्राई एटॉमिक है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। अब देखिए उन्होंने हमसे सिर्फ
एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है तो इसलिए हम कहेंगे 18 AMU, 18 ग्राम। 18 मिलीग्राम तो हमने पढ़ा ही नहीं, 18 किलोग्राम भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा 18 AMU या 18 ग्राम। तो यहाँ पे हम 18 AMU चूज कर रहे हैं, 18 ग्राम चूज नहीं कर रहे। वाई? बिकॉज एक मॉलिक्यूल का मास पूछा गया है। अगर वो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास पूछते ना तो हम कहते हैं 18 ग्राम, ठीक है, क्योंकि मोलर मास होता है। जब हम ग्राम्स में शो करते हैं तो वो मोलर मास होता है, एक मोल का मास होता है। लेकिन जब हमने उन एक मॉलिक्यूल का मास बताना है तो वो AMU में होगा, 18 AMU। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास पूछा गया। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हम 12 फाइंड कर चुके हैं, एक दफा फिर से फाइंड करते हैं आज। H2SO4 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस एक सल्फर का 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 98 ग्राम, ठीक है, इसलिए हमने 98 ग्राम चूज कर लिया। फिर यहाँ पे देखें मोलर मास है, 98 AMU चूज नहीं किया, 98 ग्राम चूज किया है। क्यों? क्योंकि मोलर मास पूछा गया है। अब पहले जब एक मॉलिक्यूल का था तो AMU चूज किया, अब एक मोल का पूछा तो हमने ग्राम चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज मोलर मास इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मोलर मास को हम दर हकीकत ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। अब ऑक्सीजन का उन्होंने AMU में पूछ लिया, मास कितना होगा, तो ऑक्सीजन का AMU में हमने मास बताना है। तो ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, 16 2 आर 32, तो आंसर आ गया हमारे पास 32 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम्स होंगे। अब ये यहाँ पे अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमें, 8 ग्राम्स बता दिए, मैस बता दिया, मैस हो गया हमारे पास 8 ग्राम। आगे में कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ये बता दिया कि किस जो है मॉलिक्यूल का मैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है, उसका मोलर मैस फाइंड कर लेते हैं, जो इन्होंने हमें नहीं बताया। कभी भी हमें मोलर मैस नहीं बताते, खुद ही फाइंड करना होता है हमने मोलर मैस। या अगर आपको याद है तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे फाइंड करके बताती हूँ। मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 12 प्लस 16 2 32 और आंसर आ गया 44 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया, 44 ग्राम पर मोल। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या कहा है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इतने ग्राम्स के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इनकी वैल्यू सिंपली पुट करनी है और आंसर आ जाने। मैस कितना है 8 ग्राम, मोलर मैस कितना है 44 ग्राम। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.18 और यहाँ पे 0.18 ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ आयंस। इनमें से उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहा बताएं, और हर एक ऑप्शन में उन्होंने दो चीज़ें बताई, दो चीज़ें दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि बताएं इनमें से किन में सेम नंबर ऑफ आयंस हैं। ठीक है, तो हमें आयंस फाइंड करने पड़ेंगे सब में। 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। अब आयंस कैसे फाइंड करते थे, आयंस फाइंड करते थे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करके। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे फाइंड करते थे, वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला था ना वो लगाते थे हम। तो फाइंड करते हैं पहला वाला, देखिए 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। पहले NaCl में फाइंड करते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स में आएंगे मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स हम कह लेंगे 1 है, 1 मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आंसर क्या आया है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, हमारा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का, कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर हमारे पास मोल्स ही सेम हो जाए, जो दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं उनके मोल्स ही सेम हो जाए, तो फिर किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स? एवोगैड्रो नंबर पे, और एवोगैड्रो नंबर भी सेम होता है। तो अगर दोनों के मोल्स भी सेम है, NaCl और MgCl2 दोनों के मोल्स भी सेम है और एवोगैड्रो नंबर भी सेम है, तो फिर तो इनके अंदर फार्मूला यूनिट्स तो एक जितने आएंगे। ठीक है, अब फार्मूला यूनिट्स तो दोनों में ही एक जितने हैं। ठीक है, दोनों में एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ रहे हैं, लेकिन एक फार्मूला यूनिट NaCl का जो है, उसके अंदर NaCl जो है उसका एक फार्मूला यूनिट में 2 आयंस होते हैं। MgCl2 में 3 आयन प्रोड्यूस होते हैं। 3 आयन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये है ना, MgCl2 आयोनाइज करेगा तो बनेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो आप देखें, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, 3 आयन हो गए ना, तो इसमें 3 आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब देखें, एक फार्मूला यूनिट में 2 और इसके एक फार्मूला यूनिट में 3, फार्मूला यूनिट्स तो दोनों के एक जितने हैं। तो इसका मतलब कि इसमें 6.02 × 10⁻23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6.02 × 10⁻23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर सेम नहीं आएगा ना। तो इसलिए सेम नंबर ऑफ आयंस मौजूद नहीं है। पहला ऑप्शन गया कट। सेकंड वाला ऑप्शन देखें हम, 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/2 मोल ऑफ MgCl2। इधर भी वही चीज हो गई, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स तो सेम हो गए, इधर सिर्फ 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 1/2, दोनों के 1/2 है और एवोगैड्रो नंबर भी दोनों में सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स तो सेम आ गए, लेकिन एक फार्मूला यूनिट जो आयन प्रोड्यूस करता है ना, वो अलग अलग है। NaCl 2 प्रोड्यूस करता है, MgCl2 3 प्रोड्यूस करता है। तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ, तो क्या आंसर आता है? 3.01। 1/2 को जब मल्टीप्लाई करें ना 6.02 के साथ, तो आंसर आता है 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने फार्मूला यूनिट्स आ रहे हैं, लेकिन एक फार्मूला यूनिट NaCl का 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, MgCl2 का 3 आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हम NaCl के आयन्स फाइंड करने के लिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर आएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर आएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम नहीं आता ना। इस वजह से इसमें सेम नंबर ऑफ आयन्स मौजूद नहीं है, तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन भी गया। अब थर्ड वाला ऑप्शन है, हाफ मोल्स ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल्स ऑफ MgCl2। पहले देखें, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, इसमें भी 1/1, इसमें 1/2, यहाँ पे चेंज हो गए, 1/2 और 1/3 हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं NaCl के लिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaCl के लिए? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक हो गया। अब एक फार्मूला यूनिट प्रोड्यूस करता था हमारे पास आयंस, अब नंबर ऑफ आयंस हम फाइंड कर रहे हैं। एक फार्मूला यूनिट NaCl का 2 आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 टोटल फार्मूला यूनिट्स के साथ। आंसर क्या आएगा? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये NaCl के लिए हो गया। अब दूसरा हमने MgCl2 के लिए करना है। MgCl2 के लिए हम फाइंड करने लगे हैं, उसमें भी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने। नंबर ऑफ आयंस में हमने मल्टीप्लाई करना होता है कि एक फार्मूला यूनिट कितने आयंस प्रोड्यूस करता है। हमने देखा था कि एक फार्मूला यूनिट इसके 3 आयन प्रोड्यूस करता है, 2 क्लोरीन के और 1 मैग्नीशियम का, तो 3 आयंस प्रोड्यूस करता है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 और फिर से आंसर आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आप देखें NaCl के भी इतने ही आए और MgCl2 के भी इतने आए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक हो गया जी। आगे डी है 1/3 मोल ऑफ NaCl एंड 1/2 मोल ऑफ MgCl2। इनका भी आंसर सेम नहीं आता। इनमें क्या होता है, यहाँ पे हमने 1/3 मोल है, इधर 3 काट लें, सही है, मैं उनको उसी को चेंज करके बताने लगी हूँ। इधर आप 3 काट लें, आपको MgCl2 वाला तो नजर ही नहीं आया, मैंने गौर ही नहीं किया। यहाँ पे देखें MgCl2 मैंने आपको सारा सॉल्व करके बता दिया कि यहाँ पे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आंसर कैसे आ रहा है। और ये वाला जो हमारा आंसर ऑप्शन है डी वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलें जी, क्या है 1/3 मोल ऑफ NaCl। NaCl के लिए फाइंड करने लगे हैं, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने, 1/3 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर के साथ, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आंसर आता है 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। NaCl 2 प्रोड्यूस करता है, तो नंबर ऑफ आयंस 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, एक फार्मूला यूनिट NaCl का, तो इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 को। अब आंसर क्या आएगा 80.4 4.08 मल्टीप्लाई 10⁻23। अच्छा, इसके लिए फाइंड हो गया। अब हमने MgCl2 के लिए फाइंड करना है। MgCl2 के लिए भी वही काम करना है, नंबर ऑफ मोल 1/2 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसको करेंगे आंसर आएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आयंस फाइंड करने, एक फार्मूला यूनिट 3 आयन प्रोड्यूस करता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल फार्मूला यूनिट्स को। अब क्या आंसर आता है 9.03 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये देखें आंसर सेम नहीं ना आया इन दोनों का, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQs है, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मैस। अब हमने इनके मैसेस फाइंड करने हैं कि किनके मैस एक जितने, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मैस कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ये वाला फार्मूला होता है। और इसको फिर हम जब मैस फाइंड करना होता है तो मोलर मैस को इस साइड पे ले जाते हैं, तो फार्मूला बन जाता है मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। अब इस फार्मूला में हमने सबकी वैल्यूज पुट करके देखते जाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1 मोल है और मोलर मैस कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, मोलर मैस बनते हैं 28। वैल्यूज पुट करें जरा, किसके लिए हम करने लगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। वैल्यूज पुट की, नंबर ऑफ मोल 1 मोल है और मोलर मैस है इसका 28, आंसर आ गया 28। अब नाइट्रोजन के लिए पुट करना है, मैस फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है ना। नाइट्रोजन के लिए वैल्यूज पुट की, तो नंबर ऑफ मोल्स पुट करने हैं पहले, 1 मल्टीप्लाई मोलर मैस नाइट्रोजन का भी 28 होता है, तो देखें दोनों के लिए मैस कितना आ गया 28 सेम मैस आ गया, तो इसलिए हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर दिया कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए भी फाइंड करते हैं जी। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तो हमने 28 फाइंड कर लिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, उसके 1 मोल के लिए कितना आता है, तो 1 मोल मल्टीप्लाई इसका होता है जी 44 मोलर मैस, तो आंसर आता है इसका 44। तो 28 और 44 सेम आंसर नहीं आए ना, तो 28 और 44 आंसर सेम नहीं है, इस वजह से इसका आंसर ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के लिए फाइंड करने लगे हैं, 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का होता है 32,
ये वन कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स वाला। ये इस फार्मूला में हम सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल पुट किया और मोलर मास पुट किया, आंसर आया 32। ऑक्सीजन के लिए 32 आ गया, नाइट्रोजन के लिए कितना आया था पहले 28, तो 32 और 28 एक जैसे नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल, इनके लिए भी आंसर सेम नहीं है, इस वजह से डी वाला ऑप्शन भी नहीं बल्कि सिर्फ ए वाला ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए और सारे एमसीक्यूज को हमने समझ लिया। अगर फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अब हमारे अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।